दिस वीडियो इज़ फॉर द MA सेकेंड सेम फिफ्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक स्कल्पचर एंड पेंटिंग। इसमें पहले हम लोग नंबर 1 पे फर्स्ट टॉपिक मॉडर्न स्कल्पचर से डील करेंगे। Modern sculpture has a lot of variety. We can divide it in a clear two parts: royal art developed by the rulers and folk art developed by the peoples. देखिए किसी भी डायनेस्टी में अगर हम लोग आर्ट पढ़ते हैं तो आर्ट हमेशा दो धाराओं में ही विकसित होती है। एक धारा तो वो जो राजकीय कला जिसको हम लोग कहते हैं, राजकीय कला में राजा के द्वारा संरक्षित आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं, स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं और स्थापत्य में आर्किटेक्चर्स बनाए जाते हैं। और दूसरा स्कल्पचर होता है फोक आर्ट का, जो कि अपने आप डेवलप होता है। जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में प्राप्त हुई मदर गॉडेस जो थी वो फोक आर्ट की देन थी, क्योंकि राजकीय कला उस समय तो डेवलप हो ही नहीं सकती थी। फर्दर जब हम लोग हिस्टोरिक एज में आते हैं तब राजकीय कला का प्रादुर्भाव होता है। वहाँ पे राजाओं के द्वारा संरक्षित कला को राजकीय कला या रॉयल आर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम मॉडर्न आर्ट में स्पेसिफिकली ये चीज़ें बड़ी वाइडर फॉर्म में देखते हैं। राजा तो बना ही रहा है, क्योंकि आपको पता है राजा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे हैं जो कि अभिलेखों के फॉर्म में या दूसरी चीज़ों में स्कल्पचर और आर्किटेक्चर दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पहले हम लोग रॉयल आर्ट को डील करते हैं। इन दिस सेगमेंट वी डील विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, टू बेसिक एस्पेक्ट्स। नंबर 1 द पिलर ऑफ द अशोक एंड द नंबर 2 इज द धौलीज एलिफेंट रॉक। देखिए इसमें सबसे स्पेसिफिकली ज़्यादा डिटेल में जिन चीज़ों को हमको पढ़ना है वो दो हैं। दो में भी पहला नंबर का सबसे प्रमुख है वो है अशोक के स्तंभ। अशोक के स्तंभ जो हैं वो उसमें हमें वैरायटी भी मिलती है और बहुत सारी स्पेशलिटीज़ भी मिलती है जिसको हम सेपरेटली डील करेंगे। और दूसरा है धौली का पत्थर में कटा हुआ एलिफेंट। तो हम लोग सबसे पहले पिलर को देखेंगे, अशोक के पिलर्स को देखेंगे। दीज आर द मोस्ट एक्सीलेंट स्कल्पचर ऑफ द मॉडर्न पीरियड। ये देखिए बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस का क्या लेवल है वो हम लोग इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखेंगे। लेकिन मॉडर्न स्कल्पचर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमको अशोकन पिलर पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अशोकन पिलर जहाँ अभिलेखों के लिए बनाए जा रहे हैं कई बार पिलर्स हैं, लेकिन वहीं पर जो स्कल्पचर उन पर एनग्राव्ड है या बनाए गए हैं उन पर पूरा का पूरा हमें मूर्ति शिल्प दिखाई देता है। अशोका फिक्स द पिलर्स इन सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन हिज एम्पायर विच इज़ वेरी यूनिक स्कल्पचर। इसने अपने पूरे रीजन में जगह जगह पे कुछ स्तंभों का लगवाए थे और उन पे जो कलाकारी थी वो हमारे लिए एक विषय है। दीज आर द नैरो इन द टॉप एंड द वाइडर इन द बेस। उस समय की इंजीनियरिंग कला का ये प्रमाण देते हैं, नीचे से चौड़े और ऊपर से पतले होते जाते हैं, और जो चौड़ा हिस्सा जो नींव के नीचे जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा है वो खुरदरा है, और ज़मीन के ऊपर वाला चिकना ही नहीं पॉलिश युक्त भी है। उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। जो नीचे का है वो खुरदरा है क्योंकि वो मिट्टी के साथ पकड़ करेगा और मजबूती आएगी, और ऊपर का हिस्सा जो है चिकना है। चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ चौड़ा और ऊपर की तरफ पतला होता जाता है। Pillar were polished with a unique glaze which is still undefined that how they invented this polish. Some historians believe that it is not invented by Mauryans, but they called Iranian artists for this polish. Even our present historians gave the proof for this इंडियन ओरिजिन। देखिए पॉलिश को लेकर के हमेशा से एक झगड़ा चलता रहा है। इंडिया जो अशोकन पिलर्स है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छी ग्लेज वाली पॉलिश है, और उस पॉलिश के कारण वो उसमें एक चमक है जो आज तक विद्यमान है। और इस चमक को लेकर के, इस पॉलिश को लेकर के हिस्टोरियंस, जैसा कि हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि इन्वेंशन अगर हुआ है तो बाहर से ही आया होगा। एक माइग्रेटेड वाला जो एक कंसेप्ट अर्ली हिस्टोरियंस को था, और उसके पीछे वो लॉजिक ये देते हैं कि ईरानियन राजा भी इस तरीके के पिलर्स भी बना रहे हैं, उस पर ऐसी पॉलिश भी कर रहे हैं। तो स्तंभों के ऊपर, अशोक के स्तंभों के ऊपर ईरानियन इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि कनेक्शन बिटवीन द ईरान और इंडिया बना हुआ था, मेंटेन था। तो देखिए इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन किसका इफ़ेक्ट किस पर हुआ है ये अपने आप में क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ रही पॉलिश की बात। उस पॉलिश के इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे प्रूफ्स आज वर्तमान में हिस्टोरियंस ने हमको दे दिए। तो लगभग ये विवाद समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी जो कंसेप्ट है उनको डील करना ज़रूरी है। दीज पिलर्स वी फाउंड फ्रॉम सांची, सारनाथ, रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़, वैशाली, कौशाम्बी एट्सेट्रा।
ये सारे पिलर्स हमको इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ऑन द टॉप ऑफ द पिलर्स द स्पेसिफिक एनिमल्स आर ऑल्सो डेकोरेटेड लाइक 4 लायंस, आवर नेशन एम्बलम इन सारनाथ एट सांची, एलिफेंट इन संकिसा, बुल ऑन रामपुरवा एटसेट्रा। इन सभी स्तंभों के ऊपर हमें स्पेसिफिक विशेष प्रकार के पशु चित्रण दिखते हैं, और ये पशु का जो मूर्ति है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है, जिसमें स्पेसिफिकली वो 4 लायन वाला सारनाथ का जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बन चुका है, और इसी तरीके से एक एक स्तंभ के ऊपर हाथी का टॉप है, संकिसा वाले के रामपुरवा में बैल का टॉप है। अलग अलग एनिमल्स को लेकर के उन्होंने स्तंभों के ऊपर इनको रखा हुआ है, और इन सभी का कुछ ना कुछ अर्थ है। बौद्ध धर्म के कुछ कुछ जातक कथाओं से लेकर के और बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करते हैं ये सारे पशु। इन सम पिलर्स इंस्क्रिप्शंस आर ऑल्सो रिटन, कुछ स्तंभों में अभिलेख भी दिखाई देता है। ऑल द एनिमल्स आर सिम्बॉलिक एंड रिप्रेजेंटेड सम प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज़्म। जो पशु हैं वो प्रतीकात्मक हैं, और उनमें हमें बुद्धिज़्म के कुछ सिद्धांतों को भी देखने को मिलता है। दूसरा, धौलीज स्टोन कट एलिफेंट। धौली का जो स्टोन कट एलिफेंट है दैट इज़ वेरी यूनिक। इसमें एक स्टोन के आगे के भाग को इस तरीके से काटा गया है कि एलिफेंट के आगे का हिस्सा उसमें बना दिया गया है। इन पुरी इन उड़ीसा दिस रॉक कट इज सिचुएटेड इन अ स्टोन ऑन एलिफेंट वॉज इनगाव्ड। उड़ीसा पुरी में ये स्थित है, और इसमें पत्थर में ही एलिफेंट को बनाया गया। ओनली द फ्रंट लुक ऑफ द एलिफेंट इज गिवन हेयर एंड इन इट लुक लाइक द एलिफेंट इज कमिंग फ्रॉम द केव। इसमें केवल हाथी के आगे का लुक है, और ऐसा लगता है कि हाथी जो है वो गुफा से बाहर आ रहा है, ऐसा उसके ऊपर दिखाई पड़ता है। द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस आर्ट इज फोक आर्ट, लोक कला। लोक कला बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फेज की, क्योंकि इस समय जो है ये कला भी पैरेलली उतनी ही ज़्यादा एनरिच हो रही थी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी डेवलप्ड इन मॉडर्न पीरियड। दिस आर्ट वॉज सिंपली डेवलप्ड बाय द कॉमन पीपल्स। ये सामान्य लोगों के द्वारा विकसित की गई थी। सम ऑफ यूनिक स्कल्पचर्स आर, देखिए इसके कुछ नाम याद, बहुत सारे यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ इसमें बनी हुई हैं, जिसमें से कुछ आपको इम्पॉर्टेंट मैंने लिखी, इनको याद कर लीजिए। मणिभद्र यक्ष ऑफ परखम मथुरा, यक्ष बरोद मथुरा, मानस देवी यक्षी मथुरा, यक्ष ऑफ पटना, यक्षी ऑफ दीदारगंज पटना। ये सभी जो यक्ष यक्षिणी के स्पेसिफिक फीचर्स हैं, इनको ज़रूर से एक दो नाम आप लोगों को इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में याद करने। नाउ व्हाट आर द स्पेशलिटीज़ ऑफ दिस फोक आर्ट? ह्यूज स्कल्पचर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी। जो इनके स्कल्पचर हैं वो काफ़ी बड़े हैं, लंबे हैं, आदम कद हैं, मतलब जैसे जिस लाइक ह्यूमन की जितनी हाइट होती है एवरेज, वो हाइट पे बनाए गए। समटाइम्स दे आर इक्वल टू द ह्यूमन हाइट, सो दे आर वेरी ह्यूज एंड लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। एक ऐसा लगता है कि बलिष्ठ व्यक्ति का पूरा स्टैचू बना दिया गया है। नाउ दिस इज फ्री स्कल्पचर, दे आर मेड इन ऑल द डायरेक्शंस, मीन्स दे आर फिनिश दे। कई बार मूर्तियाँ जब बनती हैं तो फ्रंट तो पूरा फिनिश होता है, साइड वाला और बैक वाला हिस्सा फिनिश नहीं होता, लेकिन इन स्कल्पचर्स में हमको साइड के हिस्से, बैक के हिस्से सब फिनिश दिखते हैं। स्पेसिफिक क्लॉथ्स इन द स्कल्पचर, क्लॉथ्स आर मेड विद गुड्स स्किल, दुपट्टा एंड धोतीज स्पेसिफिकली शोन। उनके कपड़े बहुत ही अच्छे तरीके से मूर्ति में बनाए गए हैं, जो कि क्लियर दिख रहे हैं, दुपट्टा और धोतियाँ। Heavy ornaments, all these type of sculptures having heavy ornaments, they are wore like karnanam, kantha, कंठहार, भुजबंद एंड कंगन। ये सारे के सारे हैवी ऑर्नामेंट है। हैवी मतलब कि ये डेलिकेट नहीं बने, क्योंकि ये फोक में डेवलप हुए हैं, और फोक आर्ट में हमेशा सस्ते मेटल के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, और सस्ते मेटल के बने हुए ऑर्नामेंट्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं। ये चीज़ आप आज के कॉन्टेक्स्ट में भी देखोगे कि गाँव में जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो हैवी होते हैं, क्योंकि वो सिल्वर के होते हैं, और वहीं पर कंपेरेटिवली डेलिकेट ऑर्नामेंट्स हमको अर्बन पार्ट में दिखते हैं। दिस स्कल्पचर लेटर बिकेम द मोटिवेशन फॉर द बौद्ध एंड जैन रिलीजन टू मेक द स्कल्पचर्स। ये जो यक्ष और यक्षिणी है, बाद में मौर्यन आर्ट के बाद में धीरे धीरे जैन और बौद्ध आर्ट में अपनी जगह बनाने लगी, और उन लोगों ने भी आदमकद मूर्तियाँ अपने तीर्थंकरों की और उनकी सबकी बनाना शुरू कर दिया। Hence, modern sculpture were very specific. In one hand, they are sharing the high-level polish and skill, and in another hand, natural stream of the folk art also shown in this डेवलपमेंट। देखिए दोनों हिस्सों में बराबर तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। दैट्स वाई मॉडर्न आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मौर्य कला में हमको जहाँ एक और राजकीय
प्रश्रय में डेवलप हुई पॉलिश युक्त टेक्निकल चीज़ों से युक्त कला दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर लोक कला में भी हमको काफ़ी वैरायटी दिखाई दे रही है। तो इन दिस फॉर्म मॉडर्न आर्ट में आपको ये दोनों चीज़ों को कंप्लीट करना है, लेना है, एंड दैट और यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले में हम शुंग आर्ट में फिर मिलेंगे। ओके।